हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन सरफेसेस। पॉलीगन सरफेसेस, देखिए पॉलीगन किसे कहते हैं। कंसीडर कोई भी शेप हमारे पास, लाइक वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर होगी, कोई ट्रायंगल हो गया, कोई रोम्बस साइड की शेप होगी या कोई और ही शेप, कोई हेक्सागन, ऑक्टागन, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, कोई भी शेप जो हमारे पास होगी वो हमारी पॉलीगन कहलाती है। यानी कि जहाँ पे पॉली साइड्स हों, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी साइड्स जहाँ पे होंगी तो उसको हम नाम देंगे पॉलीगन का। देखिए पॉलीगन जो है उसको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो आते हैं हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन और सेकंड आते हैं कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन होंगे जहाँ पे पॉलीगन को मीट करने वाले जो पॉइंट्स हैं और जो लाइन है वो कम्प्लीटली इनसाइड होंगी पॉलीगन की। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास सपोज ऐसा कोई पॉलीगन ले लेते हैं इस टाइप का। इनको इस पॉलीगन के अंदर कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट कहीं भी हो, इस तरीके से हो, यहाँ हो, कहीं भी हो। इनको अगर हम मीट करें तो अगर ये लाइन हमारी कम्प्लीटली पॉलीगन के इनसाइड लाई करती है तो उसको नाम दिया जाता है कन्वेक्स पॉलीगन का। और अगर इस पॉलीगन की को मीट करने वाले पॉइंट इस तरीके से हों, सपोज इस ऐसी शेप है हमारे पास, तो सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट है, अगर हम इनको मीट करें तो ये जो लाइन है ये पार्शली इनसाइड है और पार्शली आउटसाइड है, तो इस तरह के पॉलीगन को नाम दिया जाता है कनकेव पॉलीगन का। देखिए जो सोलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो स्कीम यहाँ पे आती हैं। एक होती है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन और एक होती है स्पेस पार्टनिंग रिप्रेजेंटेशन, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट का नाम है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन and second one is space partitioning. Space partitioning representation. Let us discuss the first, boundary representation. Boundary representation scheme, it is a geometrical and topological description of object boundary. देखिए जो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन स्कीम होती है ना, ये हमारी ज्योमेट्रिकल और टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री की। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास सपोज कोई डस्टर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो बाउंड्री होएगी उसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन क्या है या उसकी टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है वो हमें बताती है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। दिस रिप्रेजेंटेशन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट। देखिए क्या होता है कि ये जो इस तरह की बाउंड्री होती है, ये क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको एनवायरनमेंट से अलग करती है, इसके इंटीरियर को। जो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन स्कीम है, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट जो है उसका जो इंटीरियर पार्ट है, यानी कि जो इंटरनल पार्ट है, उसको जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे अलग किया जाता है, मतलब उसे सेपरेट करती है। हमें ये क्लियर हो जाता है कि इतना पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्ट का इंटरनल पार्ट है। इसका हमें कोई एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई एक इस तरीके से कोई क्यूब है। मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक क्यूब है, तो यहाँ पे जो ये क्यूब है 3D में, इसकी साइड्स हो जाएंगी। साइड्स कैसे, जैसे एक साइड ये अप वाली टॉप साइड, बॉटम साइड, सिमिलरली हमारे पास एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, एक फ्रंट साइड होगी और एक बैक साइड होगी। अगेन हम इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास क्यूब ना हो करके ये एक डस्टर की फॉर्म में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सपोज ये हमारा टॉप साइड हो गया, ये बॉटम साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से रखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात करें या हम इस क्यूब की बात कर लें,
तो जो भी ये साइड्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं पॉलीगन फेसेट्स। ये क्या करती हैं, ये सेपरेट करते हैं क्यूब को, क्यूब का जो इंटीरियर पार्ट है उसको फ्रॉम एनवायरनमेंट। देखिए इसने क्या किया कि यहाँ पे जो पॉलीगन है इसके ये जो साइड्स होगी जो मैंने अभी बताई कि टॉप साइड, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, 6 साइड्स हो जाएंगी इसकी, जैसे 1 2 3 4, और एक जो फ्रंट की साइड हो जाएगी 5 और 6। तो ये जो 6 साइड्स हैं ये इस पॉलीगन का जो इंटीरियर पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट है, इसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। तो ये हमारी होती है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज स्पेस पार्टीशनिंग रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज स्पेस पार्टीशनिंग। इट डिस्क्राइब्स इंटीरियर प्रॉपर्टीज। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये डिस्क्राइब करती है जो इंटीरियर प्रॉपर्टीज होंगी। इट पार्टीशंस द स्पेशल रीजन कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल नॉन ओवरलैपिंग contiguous solids। small non overlapping and contiguous solids। तो ये पार्टीशन करेगी स्पेशल रीजन को ऑब्जेक्ट का, किस में उसको पार्टीशन करते हैं, जैसे उसके स्मॉल स्मॉल जो है नॉन ओवरलैपिंग होंगे, जो सॉलिड्स जो उसके पार्ट्स होंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे और कॉन्टिजियस फॉर्म में होंगे। इसका हम एग्जांपल अगेन ले सकते हैं जैसे कि क्यूब। ये तो देखिए मोस्ट कॉमनली यूज बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ी है अभी, हमने दिस स्पेस पार्टीशन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो हमारी फर्स्ट वन थी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, ये हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फॉर 3D ऑब्जेक्ट। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है। इट इज सेट ऑफ पॉलीगन दैट एनक्लोज द ऑब्जेक्ट इंटीरियर। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक सेट होता है पॉलीगन्स का, कि एक से ज़्यादा पॉलीगन्स होगी जो कि एनक्लोज करेंगे ऑब्जेक्ट का जो इंटीरियर पार्ट होगा उसको। दिस ग्राफिक सिस्टम स्टोर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे, एज सेट्स ऑफ सरफेस ऑफ पॉलीगन, सेट्स ऑफ सरफेस पॉलीगन्स। एंड सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब विद लीनियर इक्वेशन। और फिर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, इसका जो भी सरफेस होगा, जैसे हम अगेन बात करें तो ऑब्जेक्ट है, इसका जो सरफेस होगा इसको फिर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, उसके थ्रू हम इसके सरफेस को जो है डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो रेंडरिंग प्रोसेस है, सरफेस रेंडरिंग जो है वो हमारी क्या होगी, सिंपल हो जाएगी एक तो, एंड फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हमको लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो उनकी जो रेंडरिंग प्रोसेस होती है, रेंडरिंग मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि रेंडरिंग हमारा मैपिंग होता है, यानी कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसकी हमने एक इमेज बनाते हैं, उसमें लाइटनिंग, शेडिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे ताकि उसी एक रियलिस्टिक इमेज हमारे पास आ जाए। तो वो जो प्रोसीजर है हमारा सरफेस रेंडरिंग का, वो हमारा सिंपल हो जाता है एंड फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब इसमें नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉलीगन सरफेस में जो हम पढ़ेंगे, तो इसकी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर कि पॉलीगन टेबल। देखिए हम बात करते हैं पॉलीगन टेबल की। पॉलीगन टेबल क्या करती है कि ये ना कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो होगी टेबल की वो स्टोर की जाती है इस पॉलीगन टेबल के अंदर। तो इसमें 3 तरह के टेबल्स जो हैं वो यूज़ होंगी। फर्स्ट आती है वर्टेक्स टेबल, और सेकंड आती है एज टेबल, एंड लास्ट इज पॉलीगन टेबल। बेसिकली पॉलीगन टेबल जो है
ये इसके अंदर ही हमारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। देखो फर्स्ट जो आती है वर्टेक्स टेबल जो होती है ये स्टोर करती है कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ फॉर ईच वर्टेक्स इन द पॉलीगन। देखिए जो भी पॉलीगन हमारे पास है कंसीडर कर लेते हैं अगेन दिस वन सपोज, तो इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, मान लीजिए इन वर्टेक्स की बात कर रही हूँ मैं, कि ये क्या करती है स्टोर करती है कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ फॉर ईच वर्टेक्स, जितने भी ये वर्टेक्स हैं इस पॉलीगन के, इन वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी क्या है। जब उनको हम प्लेन की बात करते हैं प्लेन में 3D में, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से हर एक जो वर्टेक्स है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे स्टोर किए जाते हैं इसके अंदर वर्टेक्स टेबल के अंदर। दूसरी आती है फिर एच टेबल। इट कंटेन्स पॉइंटर्स बैक इनटू द वर्टेक्स टेबल टू आइडेंटिफाई द वर्टिसेस फॉर ईच पॉलीगन एज। अब इसके अंदर अब हम अगर मतलब क्या होगा कि ये जो हम पॉलीगन है सपोज इसकी जो ये एजेस हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारी स्टोर की जाती है इस एच टेबल के अंदर। तो इट कंटेन्स पॉइंटर्स बैक इन टू द वर्टेक्स टेबल, यानी कि पॉइंटर स्टोर करती है वर्टेक्स टेबल को बैक इसके अंदर टू आइडेंटिफाई द वर्टिसेस फॉर ईच पॉलीगन एज। यानी कि ये जो एज है, मान लो हम इस एज की बात करें तो इस एज के लिए कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ये दो वर्टिसेस ये बताएगी हमको, क्योंकि जो है ये बैक पॉइंटर की बात कर रहा है यानी कि वो पॉइंट करता है साथ में वर्टेक्स टेबल को, यानी कि इस ये एज हमें वही बता रहा है कि वर्टेक्स टेबल के अंदर कौन कौन सी ये दो वर्टिसेस हैं जो इस एज से कनेक्टेड हैं। सिमिलरली अब इस एज की बात करें तो ये एज कौन से दो वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, अगेन दिस वन एंड लास्ट दिस वन। तो ये जो एच टेबल होगी इसके अंदर इन एजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होएगी और साथ में ये होगा कि पर्टिकुलर कोई भी हम एक एज की बात करें तो वो कौन से वर्टिसेस के साथ में कनेक्टेड है। देखिए जो पॉलीगन टेबल है इट कंटेन्स पॉइंटर्स बैक इनटू द एच टेबल टू आइडेंटिफाई द एजेस फॉर ईच पॉलीगन। तो सिमिलरली जो पॉलीगन टेबल है ये भी पॉइंटर्स को कंटेन करती है जो कि पॉइंट करती है किसको, एच टेबल को। और ये किस लिए कहते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एजेस फॉर ईच पॉलीगन, हर एक पॉलीगन के अंदर क्या क्या एजेस हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें इसके लिए। तो एच टेबल कुड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड फॉरवर्ड पॉइंटर्स। जो एच टेबल है ये वाली इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं टू इंक्लूड फॉरवर्ड पॉइंटर्स इनटू द पॉलीगन टेबल सो दैट कॉमन एजेस बिटवीन पॉलीगन कुड बी आइडेंटिफाइड मोर रैपिडली। कि क्या होता है कि यहाँ पे ना हम एक फॉरवर्ड पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें ये हेल्प करवाता है कि अगर पॉलीगन्स के बीच में कोई, अगर हम एक से ज़्यादा पॉलीगन्स की बात करें, मान लो सपोज ये पॉलीगन एक पॉलीगन यहाँ पे भी है, तो कोई एज जो कि दो या ज़्यादा पॉलीगन्स के बीच में कॉमन है, अगर कोई हमारे पास एज कॉमन आ जाती है तो उसको हम वहाँ से फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको फिर काउंट उस हिसाब से काउंट करेंगे ये। एंड नेक्स्ट आता है कि आल्सो वर्टेक्स टेबल कैन बी एक्सपेंडेड सो दैट वर्टिसेस आर क्रॉस्ड रेफरेंस टू कॉरस्पॉन्डिंग एजेस। जैसे हमने एच टेबल को एक्सपेंड किया है, सिमिलरली कहते हैं कि वर्टेक्स टेबल जो है उसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि जो वर्टिसेस हैं वो भी हमारे क्रॉस रेफरेंस्ड हो जाए टू कॉरस्पॉन्डिंग एजेस। इसके बाद हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखिए इस तरीके से कोई एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कि ये जो वर्टेक्स है V1, सिमिलरली यहाँ पे एक वर्टेक्स है सेकंड, दिस इज V2, दिस वन V3 एंड दिस वन V4। अब यहाँ पे एजेस हो जाएंगी हमारे पास, ये होगी E1, E2, E3, E4 और एक एज हमारे पास इधर से है जो V2 और V4 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है E5। अभी इस पॉलीगन के जो है दो अलग अलग सरफेसेस आ गए हमारे पास, एक आ गया S1 और एक आ गया S2। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर अब हम यहाँ पे अलग अलग टेबल्स जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे वर्टेक्स टेबल। देखिए अब इस वर्टेक्स टेबल के अंदर हमारे पास एंट्रीज क्या क्या होंगी, जो भी हमारे पास वर्टिसेस हैं। सबसे पहले है हमारे पास V1, लिख लेते हैं V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। अब देखिए V1 जो वर्टेक्स है
इसकी एंट्रीज इसके साथ कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, E1 और E4। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे कि जो V1 वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आगे कंसीडर कर लेते हैं कि X1 Y1 Z1 है। अगर हम इसको प्लेन की बात करें कि इस तरीके से कि सपोज ये x एक्सिस हो गया, इधर y हो गया, इधर z हो गया, तो ये जो पॉइंट है इसके x एक्सिस से, y से और z से जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो, तो x1 y1 z1 हो गया। इस तरीके से अगर हम v2 की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास x2 y2 z2 एंड v3 के लिए आ जाएंगे, कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए x3 y3 z3। सिमिलरली v4 के लिए आगे x4 y4 एंड z4। तो ये हमारे पास जो है वर्टेक्स टेबल क्रिएट होगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस पॉलीगन की जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ गई और साथ में उनकी जो कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है, जो कि जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो भी ये वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड दिस वन। तो ये हमारे पास जो आ गई है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स टेबल। अब नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एच टेबल। अब इस एच टेबल के अंदर जो है एंट्रीज हो जाएंगी सभी एजेस के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पहली है E1 E2 E3 एंड E4। सपोज ये हमारे पास एजेस हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब ये जो एजेस हैं, अगर हम E1 की बात करें तो देखिए ये कौन से दो वर्टिसेस के साथ में कनेक्टेड है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये कनेक्टेड है V1 और V2। जैसे हमने बताया कि एच टेबल के अंदर पॉइंटर जो होते हैं, बैक पॉइंटर होते हैं किसको, वो वर्टिसेस को पॉइंट करते हैं कि कौन कौन से वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस हो गए V1 एंड V2 हो गए, दो वर्टिसेस हैं। अब E2 की बात करें अगर H की, तो ये कनेक्टेड है V2 और V3 के साथ, तो ये हो जाएंगे V2 V3। सिमिलरली जो H3 है इट इज़ कनेक्टेड विथ टू वर्टिसेस V3 एंड V4 एंड लास्ट second last E4 is connected with two vertices V4 V1 and last is E5 ये जो है ये हमारी कनेक्टेड है V2 और V4 से। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एजेस है इनके पास जो पॉइंटर्स हैं ये पॉइंट कर रहे हैं कि किन किन वर्टिसेस के साथ में ये एज हमारी कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो है क्रिएट हो गई एज टेबल। तो अब हमारे पास फिर इसके बाद आती है पॉलीगन सरफेस टेबल, जो थर्ड टेबल है पॉलीगन सरफेस टेबल। तो भी यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस हैं S1 और S2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पॉलीगन सरफेस टेबल। इसके अंदर पॉलीगन की जो भी सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास दो सरफेस होगी, S1 हो गया और एक हो गया S2। देखिए जो S1 है ये हमारे पास चार एजेस के साथ में कनेक्टेड है E1 E4 E5। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जो पॉलीगन सरफेस टेबल है ये पॉइंट करती है, इसके पास पॉइंटर होता है बैक टू एजेस की, एच टेबल के पॉइंटर में। तो यहाँ पे जो एजेस कनेक्टेड हैं S1 के साथ में दीज आर E1 E4 E5। सिमिलरली S2 सरफेस जो है वो कनेक्टेड है with थ्री एजेस E2 E3 एंड E5। तो ये दो एजेस दो सरफेसेस जो थे हमारे पास S1 और S2, ये उनके लिए टेबल हमारी क्रिएट होगी है पॉलीगन सरफेस टेबल। तो अब ये जो टेबल्स हैं इसकी अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड एच टेबल लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए हमारे पास यहाँ पे आती है एक्सपेंडेड एच टेबल। तो हमारे पास एजेस हमारे पास लिख लें हम E1 E2 E3 E4। अब देखिए E1 जो एज है इसके हमने वर्टिसेस ऊपर लिख ली, पहले हमने टेबल में लिख लिए थे कि V1 और V2 दो एजेस हैं, दो वर्टिसेस हैं V1 और V2। ऐसे ही हमने E2 की अभी जो हमने पीछे यहाँ पे टेबल देखी थी वो ऐसे ही E2 एज जो है इसके लिए दो वर्टिसेस हो गए V2 V3
और E3H के लिए वर्टिसेस हो गए V3 V4, E4 के लिए हो गए V1 V4 एंड E5 जो एज है इसके लिए हो गए V2 एंड V4। अब देखिए ये तो हमारे पास एज टेबल थी, अब हमने इसको एक्सपेंडेड एज टेबल कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हमने इसके साथ जो सरफेसेस है वो भी हम कंसीडर कर लेंगे कि जो E1 एज है, देखिए ये वाली, ये दो वर्टिसेस के साथ तो कनेक्टेड है ही, बट साथ में इसके पास सरफेस कौन सा है, S1। सिमिलरली जो H2 है ये V2 V3 के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे सरफेस कौन सा कंसीडर हो रहा है, S2। E3 के साथ हो रहा है S2, E4 के साथ हो रहा है S1। और जो हमारा E5 है, देखो इसके साथ दो सरफेस आ रहे हैं, S1 भी आ रहा है और S2 भी आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे E1 S2 अदरवाइज। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फाइनली ये जो है होल डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वर्टेक्स टेबल, एज टेबल, पॉलीगन सरफेस टेबल एंड एक्सपेंडेड एज टेबल। देखिए इसका बेनिफिट क्या है इस चीज़ का कि ज्योमेट्रिकल डाटा टेबल्स जो होती हैं, ये जो डाटा टेबल्स हैं ये कंटेन करती हैं एक्सटेंसिव लिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। देखो यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं या जो एजेस हैं उनकी एक लिस्ट आती है हमारे पास फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सो डाटा मस्ट बी चेक्ड फॉर कंसिस्टेंसी एंड कम्प्लीटनेस, यानी कि इसकी मदद से हम डाटा हमारा कहीं पे इनकम्प्लीट है या इनकन्सिस्टेंट है तो वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो एनी एरर कुड रिजल्ट इन डिस्टोर्शन ऑफ डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होएगी कि कहाँ कहाँ पे वर्टिसेस है, कौन कौन से एजेस है, तो हम एरर जो है उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एरर रेक्टिफाई नहीं हुए तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आने वाला है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो शेप है वो डिस्टोर्ट हो सकती है, वो शेप इसकी बिगड़ सकती है, तो वो चीज़ हमारे पास ना हो तो इसके लिए हमारे पास जो है ये वर्टिसेस और जो एज की जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इसके ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, टू आइडेंटिफाई एरर, 3 जो टेबल्स हमने जो यूज़ करी हैं, वर्टेक्स, एज और जो पॉलीगन टेबल्स यूज़ करी हैं, तो इनके लिए ना हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक जो टेस्ट होंगी, जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहला हमारा जो टेस्ट होगा, कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। फर्स्ट इज कि एवरी वर्टेक्स इज लिस्टेड एज एन एंड पॉइंट फॉर एटलीस्ट 2 एजेस। देखिए क्या कहता है कि हर एक जो वर्टेक्स है एक, वो हमारा लिस्टेड होगा एज एन एंड पॉइंट फॉर एटलीस्ट 2 एजेस, यानी कि जो एक वर्टेक्स है ये एटलीस्ट 2 एजेस के साथ तो कनेक्टेड होगा ही होगा। अगर हम कुछ इस तरीके से पॉलीगन की बात करें तो देखो, अगर हम मान लो ये वाले हम एजेस वर्टिसेस ले रहे हैं, तो अगर हम किसी भी वर्टिसेस की बात करें तो यह दे सकते हैं कि ये कम से कम 2 एजेस के साथ में तो कनेक्टेड है ही, एटलीस्ट 2 के साथ तो है ही। और सेकंड कहता है कि एवरी एज इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट 1 पॉलीगन, और हर एक जो एज है, किसी भी एज की बात कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट एक पॉलीगन का तो पार्ट होगी ही होगी। हो सकता है कि वो कोई एज ऐसी है जो 2 पॉलीगन का पार्ट, यानी कि यहाँ पे सपोज कर लो कोई अलग से एक पॉलीगन है, तो वो जो एज जो होगी, जो उसका अलग से पार्ट होगी, तो वो उसका एक कॉमन एज आ जाती है, जिसको हमने पीछे जो है क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। तो ये था सेकंड टेस्ट कि जो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो ये बताता है कि एवरी एज इज ए पार्ट ऑफ एटलीस्ट 1 पॉलीगन, कि हर एक जो एज है वो एटलीस्ट एक पॉलीगन का तो पार्ट होगी ही। और इसके बाद थर्ड आता है कि एवरी पॉलीगन इज क्लोज्ड। हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि हर एक जो पॉलीगन है वो हमारा क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे होगा कि भाई जो सारे वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, एक क्लोजर लूप बन जाता है हमारे पास। एंड फोर्थ कहता है कि ईच पॉलीगन हैज़ एटलीस्ट 1 शेयर्ड एज, कि और हर एक जो पॉलीगन है उनके पास एटलीस्ट एक ऐसी एज तो होगी जो कि कॉमन होगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पॉलीगन है, P1 पॉलीगन है, P2 पॉलीगन है, तो एटलीस्ट उनके बीच में कोई तो एज ऐसी होगी जो कि शेयर्ड होगी। एंड नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ईच टेबल कंटेन पॉइंटर्स टू पॉलीगन, कि अगर कोई हर एक टेबल के अंदर पॉइंटर्स होंगे, पॉलीगन को कोई पॉइंटर्स हैं, तो एवरी एच रेफरेंस बाय पॉलीगन पॉइंटर हैज़ ए रेसिप्रोकल पॉइंटर बैक टू द पॉलीगन टेबल को। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट थे। देखिए अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आती है प्लेन की, प्लेन इक्वेशन। प्लेन इक्वेशन की नीड क्यों पड़ती है? इट इज़ नीडेड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सरफेस कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो इसकी
जो स्पेशियल ओरिएंटेशन है इस ऑब्जेक्ट की, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हमें नीड पड़ती है इस प्लेन इक्वेशन की। तो दिस इन्फॉर्मेशन नीड फॉर सम प्रोसेस। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों नीड पड़ती है इस चीज़ की, जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए इन्फॉर्मेशन की नीड हमें पड़ेगी कुछ प्रोसेसेस के लिए। जैसे हम बात करें कि सपोज ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडलिंग, यानी कि कोई भी हमारे पास मॉडल है सपोज, तो उसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ उसकी हमने इमेज जो क्रिएट करनी है उसके लिए। एंड नेक्स्ट आता है कि कोई वर्ड कोऑर्डिनेट डिस्क्रिप्शंस हैं टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट और देन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। जो हमने डब्ल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, जब उसकी हम कन्वर्जन कर देते हैं व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में और फिर उसको हम आगे कर देते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, तो इसके अंदर हमारी यूज नीड पड़ती है इनकी। और इसके अलावा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजिबल सरफेसेस। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बहुत सारे सरफेसेस होंगे। अब कुछ सरफेसेस ऐसे होंगे जो विजिबल होंगे, जैसे ये सरफेस है जो ये हमें विजिबल है, ये जो इतना सरफेस है ये विजिबल, नीचे वाला सरफेस हमारा हाइड हो रखा है। तो विजिबल सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये कन्वर्जन और ये विजिबल सरफेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस हमारी हेल्पफुल होती हैं टू प्रोड्यूस ए डिस्प्ले ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, उसकी जो रियलिस्टिक इमेज होती है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो है इन प्रोसेसेस की नीड पड़ती है। देखिए अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि देखिए हमारे पास एक प्लेन है, इस तरीके से एक्स एक्सिस, यहाँ आ गई हमारी वाई एक्सिस और यहाँ आ गई हमारी जेड एक्सिस। अब यहाँ पे हम किसी कोई भी कंसिडर कर लेते हैं ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे है एन। यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेंगे ए बी एंड सी, ये ओरिजिन होगा। तो अभी हमारे पास ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसकी हमने इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे पास क्या बनेगी, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे एक्स वाई जेड, जो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब इस प्लेन की जो इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आती है वो इस तरीके से आती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डिस्क्रिमिनेंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। जो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड है, ये तो हमारा कोई पॉइंट है, इट इज एनी पॉइंट ऑन प्लेन। और जो ये ए बी सी एंड डी हैं आर कॉन्स्टेंट डिस्क्राइबिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन। और जो ये ए बी सी डी हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे एक तरीके से कॉन्स्टेंट्स describing the spatial properties, यानी कि स्पेस में जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द प्लेन। प्लेन की जो स्पेशियल प्रॉपर्टीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे, कौन से, ए बी सी और डी, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, अब जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 प्लेन इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं, विच यूजेस द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फॉर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। हम कंसीडर कर लेते हैं कि 3 सक्सेसिव पॉलीगन वर्टिसेस हमारे पास आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गई ये x1 y1 z1 और एक फिर है नेक्स्ट जो है x2 y2 z2, ऐसे ही x3 y3 z3।
तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि 3 सक्सेसिव पॉलीगन वर्टिसेस हैं। कोई भी वर्टिसेस की बात करें, ये एक वर्टिसेस ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास ये हो गए x1 y1 z2 z1, ऐसे ही दूसरे के वर्टिसेस ये हो गए और सॉरी कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और ऐसे ही तीसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। तो ये हमारे पास 3 सक्सेसिव पॉलीगन के जो है वर्टिसेस हैं ये। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी a/d मल्टीप्लाई xi प्लस b/d multiply by I plus c/d multiply by zi and that is equal to -1। देखिए यहाँ पे जो I है, I क्या होएगा, इट कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन एनी वैल्यू। तो अभी ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये, इसके ऊपर हम ना अप्लाई करते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम फिर लिख लेंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा फिर a y1 z1 y1 y2 z2 1 y3 z3। सिमिलरली b हमारे पास जो होगा उसके लिए ये आएगी मैट्रिक्स x1 1 z1 x2 1 z2 x3 1 z3। इसी तरीके से हम c के लिए लिख लेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखिए ये ए के लिए था तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा और वाई जेड ऐसे रहेंगे। सिमिलरली जो बी है तो वाइट वाला जो ये रो कॉलम है ये 1 आएंगे, और सी है तो ये जेड वाले, और फिर हमारे पास फाइनली डी आ जाएगा। तो डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए माइनस साइन जो हमने -1 लिया था उसके लिए, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ये हमारे पास ये आ गई। तो बाय एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लेन कोफिशिएंट हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत इजी हो जाती हैं। कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, तो देखिए a हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे y1 मल्टीप्लाई में, अब देखिए z2 माइनस z3, तो ये लिखा क्या हमारे पास z2 माइनस में z3 प्लस में फिर लिखेंगे y2, ये हम a के लिए लिख रहे हैं, y2 के लिए हो जाएगी हमारे पास z3 माइनस z1 z3 माइनस z1 प्लस y3 इसके लिए हो जाएगी ये z1 माइनस z2 z1 माइनस z2। सिमिलरली हमारे पास b में के लिए इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे z1, दिस विल बी x2 माइनस में x3 प्लस z2 विल बी x3 माइनस में x1 प्लस में z3 x1 माइनस x2। नेक्स्ट आता है फिर c में, दिस विल बी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एंड नेक्स्ट आता है फिर d के लिए, दैट विल बी माइनस x1 y2 माइनस सॉरी y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 y3 z1 माइनस y1 z3 एंड माइनस x3 y1 z2 माइनस y2 z1। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी a की, देखिए a इट इज़ y1 z2 माइनस z3 प्लस y2
Z3 माइनस Z1 प्लस Y3 Z1 माइनस Z2। इसी तरीके से हमने B के लिए लिख लेंगे। यहाँ पे हम जब Z1 लिखेंगे तो हम कंसिडर करेंगे X2 माइनस में X3, फिर जब Z2 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे X3 माइनस में X1, जब हम Z3 की बात करेंगे तो X1 माइनस में X2। सिमिलरली हम यहाँ पे C पे आ जाएंगे, तो C के लिए जब हम X1 लिखेंगे तो हम लिखेंगे Y2 माइनस में Y3 प्लस में X2 लिखेंगे तो Y3 माइनस Y1 प्लस में X3 लिखेंगे तो Y1 माइनस में Y2। तो ये तीन इक्वेशंस A B C के लिए आ गई। और सिमिलर जो हमारा D है डिस्क्रिमिनेंट जो नेगेटिव साइन है उसके लिए हम ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो देखिए फाइनली जो ये वैल्यूज़ हैं A B C D, ये जो वैल्यूज़ हैं अब हमारे पास यहाँ पे कंप्यूट हो जाएंगी फॉर ईच पॉलीगन एंड स्टोर्ड विद द अदर पॉलीगन डाटा। तो टू साइड्स ऑफ सरफेस ऑफ पॉलीगन नीड टू बी डिस्टिंग्विश। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि जो पॉलीगन है उसकी जो सरफेस उसकी दो साइड्स को हमें जो है डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। साइड ऑफ प्लेन दैट फेसेस द ऑब्जेक्ट इंटीरियर इज कॉल्ड इनसाइड फेस एंड द विजिबल, और आउटसाइड जो साइड होगी उसको हम आउटसाइड बोलेंगे। जैसे अगर बात कर लें कि इसकी जैसे कि ऑब्जेक्ट की कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो भी साइड हमारे पास जो फोकस हो रही है जो फेस हो रही है ऑब्जेक्ट का इंटीरियर पार्ट जो होगा उसको हम नाम दे देंगे इनसाइड फेस, और जो विजिबल है यानी कि जो हमें बाहर की साइड विजिबल है या आउटसाइड साइड है तो उसको हम नाम देते हैं आउटसाइड फेस। ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।